जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, इसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, आपके हिंदी व्याकरण में सिलेबस में समास दिया गया होगा। याद रखना कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में कैसे पूछे गए थे, आज उन्हीं डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। हालांकि ये समास बिंदु हम 2 दिन में पूरा कर देंगे, वही प्रश्न कराने वाले हैं प्यारे बच्चों जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। याद रखना ओरली उन चीजों को हम नहीं चर्चा का विषय बनाएंगे जो सरल होते हैं, हम वही चर्चा कराएंगे जैसे ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत कुछ पढ़े होंगे। याद रखना अच्छे से, वो जरूर पढ़ते चले, यही एग्जाम में आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा प्यारे बच्चों कि समास, जो समास होता है, समास का विलोम क्या होता है। तो समास का जो विलोम होता है प्यारे बच्चों, याद रखना समास का विलोम व्यास होता है। और याद रखिएगा हमेशा और हमेशा समास का विलोम अगर व्यास ना आए तो क्या आता है, विग्रह होता है। इतना याद रखना। समास का मतलब क्या होता है आप जानते हो, संक्षेप होता है या संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त का मतलब छोटा सा सोचा रूप धारण कराना। लेकिन समास का विलोम पूछे व्यास या विग्रह। व्यास का मतलब होता है प्यारे बच्चों विस्तार रूप। समास में कितने पद होते हैं, आपके एग्जाम में आ जाए तो समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं प्यारे बच्चों। कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा समास जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। समास जो है संयोग करता है कि वियोग करता है। तो समास हमेशा संयोग करता है। समास हमेशा संयोग करता है। समास कितने पदों में संयोग करता है, 2 पदों में संयोग करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपके पिछले एग्जाम में, वो भी हम क्लियर करा रहे हैं। आपसे पूछा गया था जब सामासिक पदों के मध्य में हम कारण विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ध्यान से सुनो, उन चीजों को हम अवगत करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 पद है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा रसोई घर, डाउट क्लास इसे कह सकते हो आप, जो हम क्लियर करा रहे हैं रसोई घर। या मैंने दिया कन्यादान, देखो कन्यादान। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे प्यारे बच्चों रसोई घर का, तो आप क्या करेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। कन्यादान का क्या करेंगे, कन्या के लिए दान, है ना, या कन्या का दान हम करेंगे, शुद्ध समास विग्रह। ये देखो, तो आपने देखा होगा जब हम इसका समास विग्रह किए तो बीच में क्या आया प्यारे बच्चों, के लिए, और यहां बीच में आया क्या, का। तो अब जो यहाँ 2 पद, एक रसोई एक घर दिख रहा, वो दूर दूर हो गए। रसोई यहां, घर यहां। अब कन्यादान में 2 पद, ऐसे कन्या यहां, दान यहां। बीच में ये क्या मिला, के लिए या का मिला, ऐसे का की के लिए से के द्वारा। ये क्या है, कारक व्यक्ति चिन्ह है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो समस्त या सामासिक पद ये जो है प्यारे बच्चों, ये रसोई घर ऐसे कन्यादान, कोई भी तत्पुरुष समास का उपभेद होगा तो याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा और हमेशा जो एक में लिखे जाते हैं इन्हें समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त या सामासिक पद कहा जाता है, सामासिक पद कहा जाता है, याद रखना। और यही एग्जाम में पूछा गया था। समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, याद रखना प्यारे बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समास विग्रह। इसे ही क्या कहा जाता है, समास विग्रह। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, एक प्रश्न आने के चांसेस बहुत होते हैं, समास का विलोम क्या होता है, व्यास या विग्रह। कोई भी ऑप्शन होगा आप में, या तो पूछेगा समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे समास विग्रह कहा जाता है। ये समस्त या सामासिक पद है, कन्यादान और रसोई घर।
इन्हीं के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें समास विग्रह कहा जाता है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं ये आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो गलत मत करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार पूछे प्यारे बच्चों, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कहीं भी रहना जीवन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो 4 मारना है। अब पिछली बार पूछा था इनमें से कौन सा पदों की प्रधानता के आधार पर समास का प्रकार नहीं है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 ही होते हैं जो बता रहा हूं, पहले उसको ध्यान से सुनो। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछे प्यारे बच्चों कि समास के प्रकार कितने होते हैं या समास के उपभेद कितने होते हैं, ध्यान से सुना। आपसे पूछे समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, समास के उपभेद ना पूछे तो आपसे पूछ सकता है समास के भेद, तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। समास के प्रकार पूछे या समास के भेद पूछे तो आपको कितना जवाब देना है ये भी ध्यान से सुनना। समास के प्रकार या भेद पूछे तो 6 जवाब देना है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है समास के कुल उपभेद, ध्यान से सुनना, समास के कुल उपभेद पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समास के कुल उपभेद पूछे तो कुल उपभेद कितने होते हैं, 14 होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्या है वो प्रश्न, एक बार इसकी साथ जरूर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ध्यान से सुनिएगा। या तत्पुरुष समास से कौन से 2 समास की उत्पत्ति हुई है, पहले इस चीजों को आप देखो जो मैं बता रहा हूं। आइए अगर हम देखें पदों की प्रधानता के आधार पर समास के तो 4 प्रकार होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर पहले हम बता रहे हैं, पहला कौन सा होता है प्यारे बच्चों, अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास। पदों की प्रधानता पे दूसरा जो समास होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। और जो तीसरा होता है स्टूडेंट वो होता है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और चौथा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये देखो पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों पदों की प्रधानता के आधार पर। अब बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अव्ययीभाव जो समास होता है ये पहले नंबर पर होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। पहले पद को ही और क्या कहा जाता है, पूर्व पद। ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं। पर तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ये देखो यहां से बात यहां है तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा, दूसरा पद। दूसरे पद को और क्या कहा जाता है, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद ना कहें तो क्या होता है, याद रखना, उत्तर पद। इसी के दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। अच्छा आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके क्या होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के पूछे कितने उपभेद होते हैं, तो 6 उपभेद होते हैं। अब इन 6 उपभेद का कौन सा पद प्रधान होगा प्यारे बच्चों, इनको पहले समझो। अब इसमें कर्ता और संबोधन का यूज नहीं किया जाता है, कर्म से लिया जाता है, तो कर्म की विभक्ति चिन्ह को होती है। अब कारक व्यक्ति चिन्ह कुल कितने हैं, 8 है। भाई कारक कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। उनकी अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह से हर एक कारक की अपनी अपनी पहचान होती है। तो प्रिय स्टूडेंट याद रखना, तत्पुरुष समास का कोई उपभेद हो, अगर तत्पुरुष समास का दूसरा अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो रहा है तो याद रखना तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद है इनका भी दूसरा पद या हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अंतिम पद, या हम कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया और बच्चे गलत कर देते हैं। पूछेगा कर्ण तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, तो बच्चे सोचते हैं
कि अरे तत्पुरुष का तो दूसरा था, अंतिम था, इसका लाओ तीसरा मार देते हैं या पहला मार देते हैं। नहीं, तत्पुरुष समास का कोई भेद हो, तत्पुरुष समास का कोई भी भेद हो, भेद का मतलब, क्योंकि तत्पुरुष समास से दो समास की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास से दो समास की उत्पत्ति होती है। एक होता है द्विगु समास और एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। एक होता है द्विगु समास और एक होता है क्या, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास से दो समास की उत्पत्ति होती है। पूछेगा कौन कौन, तो याद रखना एक द्विगु एक कर्मधारय। अब सुनो, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान अंतिम पद प्रधान तत्पुरुष समास से 6 उपभेद होते हैं। इनका भी दूसरा पद प्रधान, जैसे करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, कोई भी पूछे तो याद रखना उनका दूसरा पद प्रधान होता है। अब सुनो, तत्पुरुष समास से जब दो समास की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान, तो याद रखना कहीं भी रहना इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय का भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इतना जरूर याद रखना। तो आपसे पूछेगा अगर कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछेगा समास के कुल प्रकारों में से ऐसे कितने समास हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होता है, तो 3 लगाना है, एक तत्पुरुष, एक द्विगु, एक कर्मधारय। एक तत्पुरुष, एक द्विगु, एक कर्मधारय। बात समझ में चीजें आ गई। आपसे पूछेगा कि समास के पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, 4। पदों की प्रधानता के आधार पर समास में ऐसा कौन सा प्रकार है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष। पूछेगा तत्पुरुष समास के करण तत्पुरुष का कौन सा पद दूसरा पद प्रधान होता है, तो बताओगे सभी, क्योंकि जितने भी 6 उपभेद है इनका सभी का दूसरा पद प्रधान होता है। आपसे पूछ ले संबंध तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा। कर्म तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा। ऐसे बताना है जितना मैंने बताया। अब द्वंद्व का ये तीसरे नंबर पर आता है द्वय द्वय। देखो यहाँ ट्रिक देखो, द्वय द्वय, इसको दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं उभय पद प्रधान। समझ रहे हो। आपसे पूछेगा द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बताओगे दोनों। आपसे पूछेगा किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो कहोगे द्वंद्व। और बहुव्रीहि समास का कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद गौण होता है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता है, तो गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है। दोनों पद क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गौण होते हैं। गौण का मतलब जिसका महत्व कम हो। और बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसको हम कह सकते हैं अन्य पद या तीसरा पद। ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्या, अन्य पद, या इसे क्या कह सकते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है ना। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बहुव्रीहि समास का जो तीसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा शब्द होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जो तीसरा पद प्रधान होता है याद रखना वो क्या होता है। या आपसे पूछेगा बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण शब्द के कौन से प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, योग रूढ़ शब्द होंगे। योग रूढ़ शब्द होंगे, ये आता है आपके एग्जाम में। तो योग रूढ़ वाले जितने भी शब्द होते हैं सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन जो तीसरा पद अपने आप में प्रधान होता है वो रूढ़ हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। जो तीसरा पद प्रधान होता है वो अपने आप में रूढ़ शब्द होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ वाले जितने भी शब्द होते हैं सभी के सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। आइए और इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जितने भी डिप्थ कंसेप्ट वाले स्टूडेंट हैं वो जरूर देखें और जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों जो हमारे अव्यय होते हैं, अव्यय आप जानते हो जिनमें शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा
परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो जिसमें परिवर्तन होता हो विकारी शब्द, जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो अविकारी शब्द। ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा समास के 6 प्रकार में ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें विकारी शब्द संज्ञा का यूज होता है। तो अव्ययीभाव समास में याद रखना प्यारे बच्चों, विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है? तो तत्पुरुष समास में इतना याद रखना प्यारे बच्चों, आपका किसका प्रयोग किया जाता है? विशेष से, विशेष और विशेषण का यहाँ यूज बहुत कम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, तत्पुरुष समास में अगर आपसे पूछा जाए किसका प्रयोग होता है, किस विकारी शब्द का, तो विकारी शब्द यहाँ नहीं पूछा जाता है, आपसे कारण व्यक्ति चिन्ह पूछेगा, है ना। तो आपसे जो पूछेगा अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास नहीं, बहुव्रीहि समास नहीं, यहां आ जाओ कर्मधारय समास। आपसे पूछेगा कर्मधारय समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है, तो कर्मधारय समास में प्यारे बच्चों याद रखना विशेषण का यूज होता है, विकारी शब्द विशेषण का यूज होता है, इतना जरूर याद रखना। 2 चीज जरूर पढ़ लेना, इतना याद रखना। आपसे पूछेगा कि कर्मधारय समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है, तो विशेषण का। आपसे पूछेगा अव्ययीभाव समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है, तो संज्ञा का। इतना आप पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम नए सेशन में एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे, है ना। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। प्यारे बच्चों तब तक आप इसकी साथ ले लीजिए। चलिए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे समाज का नया टॉपिक लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उसी पर चर्चा करेंगे, है ना दोस्तों।